to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss first bumper MCQ related to the CCS Conduct Rules 1964, and in this part, I will discuss Rule 1 to 5 with complete explanation, and you can get 12 MCQs. But briefly, I will explain first 5 rules of CCS Conduct Rules 1964, and it would be very useful for one, and you can get very important information, exam oriented information, and it would be useful for different exams. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos, and you do not forget to share my channel because definitely it is helpful for others, they can get benefit. And now competition is stiff one, so you must have patience and try to go through the video properly and try to grasp and learn some new things, and definitely also it would be very useful for Viva because conduct rule is very important one for the government servant. So now I am going to discuss first bumper MCQ related to the CCS Conduct Rules 1964, and you do not forget that today I will discuss first 5 rules related to the CCS Conduct Rules. So you see, question number 1, CCS Conduct Rules came into force on years given, 4 options: 1964, 1965, 1956, 1966. It is very easy one. You know that 30th November 1964 this rule came into force. ये जस्ट आपको रिमेंबर करना है 30th नवंबर. कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, सेम ईयर दे देगा 1964 4 चॉइस में, ओनली डेट एंड मंथ को चेंज कर देगा. आप इसको रिमेंबर करना है कि 30th नवंबर 1964 सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट. चलो नेक्स्ट वन, जो रूल 1 है वो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. जो रूल 1 सेक्शन 1 है सीसीएस कंडक्ट रूल्स का, वो रिलेटेड टू द शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 एंड इट केम इनटू फोर्स. और मैं बोला था 30th नवंबर 1964. दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस. उसका एप्लीकेबिलिटी देखेंगे. ये जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. सो नाउ जस्ट वी नो इट मीन्स दिस रूल it is applicable for whom and it is not applicable for whom. These rules shall apply to every person appointed to a civil service or post including a civilian in a defense service. आपको याद रखना है, जो सिविलियन एम्प्लॉइज़ है डिफेंस सर्विस में, जो बेसिकली उनका अकाउंट्स सेक्शन में काम करते हैं, वो सिविलियन एम्प्लॉइज़ है, ठीक है. तो डिफेंस सर्विस में इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है. जो भी पर्सन सिविल सर्विस और पोस्ट में काम करते हैं, और इसमें आपको रिमेंबर करना है जो भी सिविलियन डिफेंस डिपार्टमेंट्स का जो सिविलियन है, जो बेसिकली उनका अकाउंट डिपार्टमेंट में और ऑफिशियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो भी उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है. एप्लीकेबिलिटी टू ऑनररी वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिविल पोस्ट, जो ऑनररी वर्कर्स है जो ऑनररी पोस्ट में काम करते हैं, ये भी एप्लीकेबल है. जो एम्प्लॉइज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है. डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, डिफरेंट कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट कमिटीज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, उनके लिए भी जो कमिटी का मेंबर्स है, जो कमीशंस का मेंबर्स है, उनके लिए भी ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 एप्लीकेबल है. एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज़ ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स, उनके लिए एप्लीकेबल है. नेक्स्ट वन, एप्लीकेबल टू पर्सन्स अपॉइंटेड एज पर्सनल स्टाफ ऑफ ए मिनिस्टर हुज टेन्योर विद द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर. जो मिनिस्टर का जो पर्सनल स्टाफ है उनके लिए भी एप्लीकेबल है. जो ऑनरेबल मिनिस्टर, उनका जो टेन्योर होता है, तो उनका पर्सनल जो सेक्रेटरी होते हैं उनका भी टेन्योर उतना ही होता है, उनके लिए भी
CCS कंडक्ट रूल्स 1964 एप्लीकेबल है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से रिमेंबर करना है। चलो नेक्स्ट वन, दीज रूल्स शाल नॉट अप्लाई टू, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है देखेंगे। रेलवे सर्वेंट आज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन रेलवेज एक्ट 1890, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन रेलवेज एक्ट 1890, उसको भी रिमेंबर करना है। तो रेलवे सर्वेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट इन द रेलवे बोर्ड, राइट, एंड इज सब्जेक्ट टू रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। सो जो रेलवे बेसिकली डिपार्टमेंट के लिए उनका कंडक्ट रूल अलग होता है, तो जो रेलवे बोर्ड में काम करते हैं उनके लिए भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वन, होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड और ऑफ द फाइनेंशियल कमीशनर ऑफ रेलवेज, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। और ऑल इंडिया सर्विस, मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस, उनके लिए अलग कंडक्ट रूल्स है। तो ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 में ऑल इंडिया सर्विस मेंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन, होल्डर of any post in respect of which the president has by a general or special order directed that these rules shall not apply। so honorable president उनका जो जनरल ऑर्डर है कि स्पेशल ऑर्डर में डिक्लेयर करते हैं कि ये एम्प्लॉई के लिए ये CCS कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वहाँ पर भी CCS कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन, नॉट एप्लीकेबल टू PNT एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स, जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स में जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स होता है, तो उनके लिए भी CCS कंडक्ट रूल्स 1964 एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ को आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, CCS कंडक्ट रूल्स अप्लाई टू पूछा है। ऑप्शन ए, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विस, अभी मैं बताया था जो भी सिविल पोस्ट और सिविल सर्विस में काम करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। एवरी सिविलियन इन डिफेंस सर्विस, तो डिफेंस डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ है तो उनके लिए एप्लीकेबल है। तो दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, सो बोथ ए एंड बी, आंसर इज बिट सी, राइट। अभी हम डिस्कस किए। चलो नेक्स्ट वन, CCS कंडक्ट रूल शाल नॉट अप्लाई टू ऑल इंडिया, ए मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, ये एप्लीकेबल उनके लिए नहीं है, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विस उनके लिए कंडक्ट रूल अलग होता है। ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच द प्रेसिडेंट हैज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्टेड दैट दीज रूल्स शैल नॉट अप्लाई, अभी मैं डिस्कस किया, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो जनरल और स्पेशल ऑर्डर होता है कि ये सब एम्प्लॉयज़ के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ए रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन रेलवेज एक्ट 1890, इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों के लिए अभी हम डिस्कस किया ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आंसर इज बीट डी, आंसर इज बीट डी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। डेफिनेशंस जो है CCS कंडक्ट रूल्स 1964 का, आप देखेंगे रूल 2 और सेक्शन 2, जो CCS कंडक्ट रूल्स 1964 का रूल 2 है वो डेफिनेशंस के ऊपर है, अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको आंसर मिल गया, जो सेक्शन 2 है, डेफिनेशंस आर डिफाइंड इन सेक्शन 2 और रूल 2 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964, राइट। जो फर्स्ट रूल था वो सब टाइटल एंड कमेंसमेंट था, इसको याद रखना है क्योंकि अभी क्वेश्चन इस तरीके का आता है। चलो नेक्स्ट वन चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। द गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट लेना है, ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड इंक्लूड्स ए सिविलियन इन ए डिफेंस सर्विस, जो भी पर्सन्स एक्चुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एनी सिविल पोस्ट में और सिविल सर्विस में, और उनका कनेक्शन होता है बेसिकली रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, एंड जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ होते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट में, ओके, ये गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली डेफिनेशन है। क्लियर, CCS कंडक्ट रूल्स 1964 में एक्सप्लेनेशन दिया है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ सर्विसेज आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ ए कंपनी, कुछ सर्विसेज, ए गवर्नमेंट सर्वेंट which services are placed at the disposal of a company, corporation, organization or a local authority by the government shall for the purpose of these rules be deemed to a government servant if its salary is drawn from consolidated fund of India।
आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266 इसको रिमेंबर कर लो। तो 266 बेसिकली रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो कोई कंपनी, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लोकल अथॉरिटी ओके में काम करते हैं डेपुटेशन में, और उनके लिए भी रूल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उनको जो सैलरी ड्रॉन होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, राइट। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 266 इसको भी थोड़ा याद रखना है। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पर फैमिली देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन का जो थर्ड पार्ट है, जो सब डिविजन सी है, इसमें फैमिली को, मेंबर्स ऑफ फैमिली को डिफाइन किया गया है। तो द वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट विद रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, यहाँ पर याद रखना है। सपोज हस्बैंड जॉब में है, उसका वाइफ, और वाइफ जॉब में है, उसका हस्बैंड, तो उनके लिए एप्लीकेबल है वो। यहाँ पर ये नहीं है कि वो दोनों एक साथ रहे, ओके, माइट बी दे आर रिजाइडिंग टुगेदर और इट मीन्स रिजाइडिंग इन सेपरेट मैनर, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। मगर बट डज नॉट इंक्लूड ए वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट बाई डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर से यदि हस्बैंड वाइफ दोनों का सेपरेट हो चुका है, तब सीसीएस कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज हस्बैंड जॉब में है और उस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो उसका वाइफ से सेपरेट हो चुका है, तो वहाँ पर वाइफ के लिए कंडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन, सन और डॉटर और स्टेप सन और स्टेप डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू ऑन हिम। चाहे सन डॉटर यानी स्टेप सन और स्टेप डॉटर जो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जब गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे तब उनके लिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 एप्लीकेबल होगा। यदि बट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पर दिया है डज नॉट इंक्लूड ए चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर इन एनी वे डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि चाहे चाइल्ड हो कि यानी स्टेप चाइल्ड हो, वो यदि गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तब उनके लिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। कि और ऑफ हुज कस्टडी द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन डिप्राइव्ड बाय और अंडर एनी लॉ, लॉ के हिसाब से सपोज वो इट मीन्स उसका कस्टडी में वो पर्टिकुलर चाइल्ड उसका कस्टडी में नहीं है, तो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका कस्टडी में वो चाइल्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ओके, और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी अदर पर्सन, सपोज ब्लड और मैरिज आपको देखना है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका ब्लड रिलेशन और कोई मैरिटल रिलेशन, ओके, और वो डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, चाहे मैरिज साइड से जो भी रिलेशन हो कि ब्लड साइड में जो रिलेशन हो, मगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। यहाँ पर दे दिया है, देखिए, वेदर बाय ब्लड, थोड़ा सा यहाँ पर दिया है, वेदर बाय ब्लड और मैरिज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट है। तो जो गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका ब्लड रिलेशन और एनी मैरिटल रिलेशन से, ओके, मैरिज साइड से जो रिलेटिव से, मगर वो पूरा गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 एप्लीकेबल होगा। चलो नेक्स्ट वन, इन अकॉर्डेंस विथ सीसीएस कंडक्ट रूल्स एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स, ऑप्शन दिया है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो ऑप्शन डी करेक्ट है, आप देख लीजिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स 3.1 ये रूल 3 सबसेक्शन 1 ये दिया है, ओके, मेंटेन एब्सोल्युटली इंटीग्रिटी, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली उसको काम करना है, ओके, जो ऑलवेज ईच एंड एवरी टाइम द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डील विद द पब्लिक इन ट्रांसपेरेंट मैनर, इन ऑनेस्ट मैनर, इन फेयर मैनर, डिवोशन टू ड्यूटी, ऑलवेज डिवोट, जो वर्किंग आवर्स है उसमें वो फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए, द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी डेडिकेटेड एंड वेरी कमिटेड टू वर्क, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोशन टू ड्यूटी, और डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा कुछ आपको काम नहीं करना है जो बेसिकली आप वहाँ पर क्या होगा,
एक एम्बारासमेंट सिचुएशन, एक असाम्ड सिचुएशन क्रिएट होगा। ओके, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। चाहे कोई किसको एक्सप्लॉयटेशन करना, सपोज कोई फीमेल एम्प्लॉयज़ को सेक्सुअली हरास करना, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, तो डू नथिंग विच इज, तो ये तीनों करेक्ट है। मैं बता दिया रूल 3.1, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल को याद रखना है। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट मीन्स, अभी मैं बताया था जो डेफिनेशन आया था, आप रूल 2 देख लीजिए डेफिनेशंस में। तो गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी डिस्कस किया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज डिफाइंड इन डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स। आप तीनों देख लीजिए। एक है 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, इसको डिस्कस करेंगे, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। 3B में आता है ये ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज 3B में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 3B होगा, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। और 3C में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये तीनों है। ओके, 3 सबसेक्शन A, 3 सबसेक्शन B, 3 सबसेक्शन C, इसको आगे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो रूल 3 जो सबसेक्शन होता है B में आता है, आगे में हम डिस्कस करेंगे अभी इसको, राइट। जो सेक्शन 3A है ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स एक्सप्लेन, अभी मैं बताया था प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी के ऊपर। तो जो 3A है वो है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, 3B है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड 3C है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, ये तीनों के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, इन सेक्शन 3A ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स एक्सप्लेन प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी डिस्कस करते हैं रूल 3 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, आप देख लीजिए। अभी मैं बताया था रूल 3.1 सबसेक्शन I मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, I मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, और 3rd नथिंग ऑन बिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पर रूल 3A स्टार्ट हो गया, रूल इसको अलग हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसको थोड़ा अलग में डिस्कस करेंगे, राइट। ये जो रूल 3 को हम अलग में डिस्कशन करेंगे। तो ये तीनों चीज़ को आपको याद रखना है। रूल 3.1 I इसके ऊपर आता है। I में क्या है? मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। I में क्या है? डिवोशन टू ड्यूटी। I में क्या है? नथिंग अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके रिलेटेड में क्वेश्चन आता है। 3.1I रिलेटेड टू व्हाट? 3.1 I रिलेटेड टू व्हाट? 3.1 I रिलेटेड टू व्हाट? जो सबसेक्शन I है वो इंटीग्रिटी रिलेटेड है, I डिवोशन टू ड्यूटी है, और I बेसिकली नथिंग अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। ये याद रखना है इसको आपको। चलो नेक्स्ट वन ये दिया है, देखिए रूल 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। तो जो इट मीन्स आपका वर्क, बेसिकली द गवर्नमेंट सर्वेंट्स शुड बी प्रॉम्प्ट वन। ओके, सो इट मीन्स ईच एंड एवरी टाइम they try to complete work within time. Their work should not be delayed one, because they justify to the public. They are dealing with the public work. So government servants having no right, it means to delay the work. They do not imitate any dilatory tactics. ठीक है, और courtesy. Each and every time behave properly with the public, because you are dealing with the public work. So you must behave properly. So it is promptness and courtesy. Rule 3B related to observance of government policies. So rule 3B observance of government policies. So यहाँ पर भी दो चीज़ें, act following government policies. One is the age of marriage, preservation of the environment, wildlife. So ये जो government policies है related to the marriage, एज ऑफ मैरिज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन के ऊपर सोचना है, और वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, ये आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, राइट। और रूल 3C प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये तीनों सेक्शन को आपको याद रख, ये तीनों चीज़ को आपको याद रखना है। एक प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, नेक्स्ट वन ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी में तीनों चीज़ के ऊपर। जो मैरिज रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है,
और क्राइम एगेंस्ट वोमेन, इसको प्रिवेंट करना है। सपोज आप एक ऑफिस का अथॉरिटी हो, ये आपका काम है, इट इज़ योर प्राइम ड्यूटी टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ क्राइम एगेंस्ट वोमेन। और रूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर मेरा आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स, मेरा वीडियो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पोस्ट एक्ट, आप देख लीजिए, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो 3A 3B 3C आपको याद रखना है, क्योंकि ये रूल के ऊपर आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया प्रोहिबिशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन इज डिफाइंड इन व्हिच रूल ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964। ये रूल 3C में है। प्रिवेंशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन इज डिफाइंड इन व्हिच रूल ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964, इट इज रूल 3C। ओके, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी आप देखते रहिए, जो आगे में जो बम्पर MCQ आएगा उसी इसके रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। मगर आपको याद रखना है जो रूल 3C है वो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, रूल 4 देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन कंपनीज और फार्म्स। ये रूल 4 में क्या है आपको याद रखना है, ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी। ओके, तो गवर्नमेंट सर्वेंट उसका पोजीशन को यूज करके कि वो थोड़ा इन्फ्लुएंस डाल के उसका कोई फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। ओके, सो यूजिंग हिज पोजीशन और यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस and to give employment to any member in a firm or company, basically it deviate the rule of basically CCS conduct rules 1964, ये नहीं कर सकता। ओके, सो पोजीशन का फ़ायदा लेना और इन्फ्लुएंस डाल के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई उसका फैमिली मेम्बर को एम्प्लॉयमेंट दे देना कोई कंपनी में, ये ठीक नहीं है, ये रूल को डेविएट करता है, रूल को ब्रीच करता है, राइट। तो ये रूल 4 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स के ऊपर है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। रूल 4 में जो क्या है इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन, CCS कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 5 देखेंगे। तो रूल 5 जो है बेसिकली टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो CCS कंडक्ट रूल्स 1964 जो रूल 5 है, इट इज रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। हम डिटेल्स देखेंगे। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ए मेंबर और एसोसिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका कोई एसोसिएशन नहीं रहेगा। ओके, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट हैव एसोसिएट और मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट सब्सक्राइब और असिस्ट। ऑल्सो गवर्नमेंट servants, they should not assist any political party, they should not assist any political party, they should not be the member of the political party, they are having no association with political party. Next one, prevent family member or report। वो सभी समय प्रिवेंट करना है कि कोई फैमिली मेंबर जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को असिस्ट करना, उसका मेंबर इट मीन्स बनना, ये सब नहीं है। ये होता है तो रिपोर्ट करना है। तो ईच एंड एवरी टाइम द गवर्नमेंट सर्वेंट should prevent his family members to participate in political activities, to assist the political people or political party और member of the political party, ये सब नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है तो रिपोर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रिवेंट करना है, मगर कोई मेंबर वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो इस केस में आपको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। नो प्रपोजिंग और सेकेंडिंग द नॉमिनेशन। आप नॉमिनेशन के लिए किसको प्रपोज नहीं करना है। आज गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट इट मीन्स प्रपोज और इट मीन्स ये बोलना है कि हाँ इसको इट मीन्स नॉमिनेशन करो, ये सब नहीं होना चाहिए। नो प्रपोजिंग और सेकेंडिंग द नॉमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट वन, आप कुछ ऑर्डर्स देख लीजिए। कैन एक्सरसाइज वोट, आप आज ए सिटीजन आप वोट दे सकते हो, मगर आप इंडिकेट नहीं करना है, बट नॉट इंडिकेट हाउ ही प्रपोजेस टू वोट और आज वोटेड। आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप वोट दे सकते हो, मगर किसको इंडिकेट नहीं कर सकते कि इस पार्टी को वोट दो, या आप नहीं कर सकते।
ठीक है। नेक्स्ट वन, नो कन्वर्सिंग और टेक पार्ट इन इलेक्शन। आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है आज गवर्नमेंट सर्वेंट। नो डिस्प्ले ऑन द पर्सन, व्हीकल और रेसिडेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रल सिंबल। कोई भी इलेक्ट्रल सिंबल जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल है, आपका रेसिडेंस में नहीं लगा सकते, कि आपका व्हीकल में नहीं लगा सकते, कि एज ए पर्सन आप उसको नहीं लगा सकते। जो पॉलिटिकल सिंबल्स है उसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इफ ही एक्ट्स एज ए पोलिंग एजेंट। आप पोलिंग एजेंट, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट पोलिंग एजेंट के आकार में काम करता है तो रूल है 3 months प्रिजन और फाइन और बोथ। 3 months प्रिजन हो सकता है और फाइन होगा, और बोथ दोनों हो सकता है। नेक्स्ट वन, कैन असिस्ट इन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। हाँ, आज ड्यूटी ऑफिसर आप असिस्ट कर सकते हो, क्योंकि सपोज आप पुलिस पर्सोनेल्स हो, कि आप डिफेंस पर्सोनेल हो, कोई मिनिस्टर विजिट कर रहा है और आपका ड्यूटी आपको परमिशन देता है कि उनको सहायता करना, असिस्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्योंकि आपका ड्यूटी है, तो ये रूल को ब्रीच नहीं करेगा। तो आज ड्यूटी ऑफिसर यू कैन असिस्ट, ओके, द पॉलिटिकल पीपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप इट मीन्स वोट दे सकते हो, मगर ऐसा किसी को इंडिकेट मत करो, ओके। यू कैन फ्रेंचाइज वोट, बट you should not actually you do not give any indication to others that you can franchise vote for any for that political party or for this political party। ये नहीं कर सकते। You should not participate in election। आपका व्हीकल में, रेसिडेंस में, कि आप खुद कोई सिंबल आप यूज नहीं कर सकते, पॉलिटिकल सिंबल। यदि आप पोलिंग एजेंट के आकार में काम कर रहे हो तो 3 months प्रिजन और फाइन और बोथ होगा। और आप आज ड्यूटी ऑफिसर, एज ए ड्यूटी ऑफिसर आप असिस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका ड्यूटी आपको अलाउ करता है कि कोई पॉलिटिकल पीपल को आपको असिस्ट करना है। मैं जैसे एग्जांपल दिया, आज पुलिस पर्सोनेल आपका ड्यूटी है, आप जो मिनिस्टर्स है कि यानी पॉलिटिकल पीपल को आप उनको असिस्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, राइट। चलो, आज पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग। ये सब केस में परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, परमिशन आपको चाहिए। देखेंगे भारत सेवक समाज, ये परमिशन लिबरली श्रमदान होता है, तो इस केस में लिबरली परमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट से। श्रमदान केस में क्या है, इसमें आप जो श्रमदान में इन्वॉल्व हो उसमें आपका ऑफिशियल वर्क हम पर नहीं होना चाहिए, ओके। इसमें लिबरली, परमिटेड लिबरली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिटेड लिबरली, इसको आपको याद रखना है। संयुक्त सदाचार समिति, तो इसमें मियर इंटीमेशन, आपको मियर इंटीमेशन इज एनफ, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। आप मियर सिंपली आप इंटीमेट कर दो, राइट। तो इसमें आप इंटीमेट गवर्नमेंट को कर दो। तो संयुक्त सदाचार समिति, इस पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, इसको याद रखना है, मियर इंटीमेशन एनफ, नो परमिशन रिक्वायर्ड, ठीक है। फर्स्ट 2 समझ में आ गया। इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज क्लासेस के लिए आप कोई इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप इट मीन्स यू अटेंड दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर लैंग्वेज क्लासेस के लिए परमिशन चाहिए। लैंग्वेज क्लासेस के लिए परमिशन कंपलसरी है, बिना परमिशन से आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइन सिविल डिफेंस सर्विसेज आप कर सकते हो, मगर परमिशन के बाद। ज्वाइन सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, इसमें आपका परमिशन लेना है, ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। और इसमें स्पेशल कैजुअल लीव 7 days पर ईयर, एक ईयर में आपको स्पेशल कैजुअल लीव 7 days मिलेगा यदि आप ज्वाइन सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो अंडरलाइन किया, स्पेशल कैजुअल लीव 7 days पर ईयर ग्रांटेड। होम गार्ड्स, टेरिटोरियल आर्मी, इसमें भी परमिशन आपको लेना है, ठीक है। आज गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, मगर परमिशन लेना है। मगर जो भारत सेवक समाज है, जो श्रमदान के लिए, इसमें आपको लिबरली परमिशन दे दिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका कोई ऑफिशियल वर्क हम पर नहीं होगा। संयुक्त सदाचार समिति, इसमें भी ओनली मियर इंटीमेट कर दो, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। और लैंग्वेज क्लासेस, यू कैन टेक लैंग्वेज क्लासेस इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर परमिशन। आप गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, गवर्नमेंट परमिशन देता है तो आप वहाँ पर आप लैंग्वेज क्लासेस ले सकते हो। और जॉइन सिविल डिफेंस सर्विस की, जॉइन सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, होम गार्ड्स, टेरिटोरियल आर्मी,
इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मगर गवर्नमेंट को आपको इंटीमेट करना है और गवर्नमेंट परमिशन के बाद, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो एम्बुलेंस ब्रिगेड रिलेटेड में स्पेशल कैजुअल लीव 7 डेज मिलेगा पर कैलेंडर ईयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, नॉट परमिटेड, कहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट परमिटेड एज पर CCS कंडक्ट रूल्स 1964, धर्म प्रचारक संस्था, आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको परमिशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। धर्म प्रचारक संस्था, दूरदर्शी पार्टी, एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टीज, आनंद मार्ग, RSS, जमात इस्लामी, मोरारे अर्नामेंट मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आप इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर जो था पार्टिसिपेट करोगे ओनली लैंग्वेज क्लासेस के लिए, लैंग्वेज क्लासेस के लिए आपको परमिशन मिल सकता है, मगर परमिशन जरूरी है। और यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर लैंग्वेज क्लासेस को हटा दो, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ में आपको परमिशन नहीं मिलेगा, चाहे धर्म प्रचारक संस्था, दूरदर्शी पार्टी, एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टीज, आनंद मार्ग, RSS, जमात इस्लामी, ओके, मोरारे अर्नामेंट मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको परमिशन नहीं मिलेगा। और जो हास मार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हास मार्क रिलेटेड में, परमिशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग रिड्रेसल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। आपका कोई सर्विस रिलेटेड है, आपका कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, आप उसका रिड्रेसल के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन, ओके। रिलेटेड टू द सर्विसेज और रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर रिड्रेसल, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं। बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत हास मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ओके। उसमें कोई आपका एम्प्लॉयमेंट मैटर में और सर्विस मैटर में आप कोर्ट जा सकते हो उसका रिड्रेसल के लिए, ओके। तो इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज require permission or sanction under CCS conduct rules 1964, require permission or sanction to enroll as member of St. John Ambulance Brigade, हमें बताया इसके लिए परमिशन चाहिए और सैंक्शन होना चाहिए। टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी, सैंक्शन और परमिशन और सैंक्शन चाहिए। टू ज्वाइन फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस कंडक्टेड बाय इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज क्लासेस के लिए, फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस के लिए परमिशन चाहिए। तो ये तीनों केस के लिए परमिशन चाहिए, परमिशन एंड सैंक्शन, परमिशन एंड सैंक्शन, तो ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मैं बताया अभी आपको, एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देखेंगे। अकॉर्डिंग टू CCS कंडक्ट रूल्स 1964 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस देयरअफ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे बी कन्विक्टेड, हम करेक्ट देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे बी कन्विक्टेड इन ए क्रिमिनल कोर्ट टू इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल सुपीरियर्स ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज कन्विक्शन एंड द सर्कमस्टेंसेस, ये करेक्ट है। यदि आपको क्रिमिनल कोर्ट से आप कन्विक्ट हो, ओके, आपको कन्विक्शन मिला है, तो इमिडिएटली आपका सुपीरियर ऑफिसर को ये इन्फॉर्म करना है, ये आई एम कन्विक्टेड बाय द क्रिमिनल कोर्ट, आपको इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली, आपका सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट सो टू इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल सुपीरियर्स ऑफ हिज कन्विक्शन विल रेंडर हिम लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन दिस ग्राउंड अलोन अपार्ट फ्रॉम द पेनल्टी कल्ड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफेंस ऑन विच हिज कन्विक्शन वॉज बेस्ड। सेकेंड क्या है, आप जब भी आप कन्विक्टेड हो, आप इमीडिएटली आपका जो ऑफिशियल सुपीरियर है उनको इन्फॉर्म करना है। आप उन इन्फॉर्म नहीं करोगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, ठीक है, और पेनल्टी भी इम्पोज होगा, ठीक है, क्योंकि आप कन्विक्टेड हो गए, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट से, इट मीन्स कैप्टिवेट इन द प्रिजन, आपका ऑफिशियल सुपीरियर्स को इन्फॉर्म नहीं किया तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, और पेनल्टी भी इम्पोज किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट 3, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे बी अरेस्टेड फॉर एनी रीजन टू इंटीमेट द फैक्ट ऑफ हिज अरेस्ट एंड द सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड देयरविथ टू हिज ऑफिशियल सुपीरियर प्रॉम्प्टली इवन द ही माइट हैव सब्सिक्वेंटली बीन रिलीज्ड ऑन बेल। यदि आपको अरेस्ट किया गया है
कुछ मैटर में, तो आपका ऑफिशियल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है कि इस रीजन के वजह से मुझे अरेस्ट किया गया है, ठीक है। चाहे उसके बाद आपको बेल मिल जाए, मगर आपको जब भी अरेस्ट किया जाता है तो आपका ऑफिशियल जो सुपीरियर है उनको इन्फॉर्म करना है रीजन के साथ। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट टू इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल सुपीरियर्स ऑफ हिज अरेस्ट विल रेंडर हिम लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। यदि आप अरेस्ट हो गए मगर आपका ऑफिशियल जो सुपीरियर ऑफिसर है आप उनको इन्फॉर्म नहीं किया, तो इस केस में आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा और पेनल्टी भी इम्पोज होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये जो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें एक चीज़ है, चाहे आप कन्विक्टेड हो और चाहे आपको अरेस्ट किया जाए, तो इस केस में आप इमीडिएटली यू मस्ट इन्फॉर्म टू योर ऑफिशियल सुपीरियर विथ रीजन। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द रूल under CCS conduct rules 1964 that specify that oral directions to subordinates shall be avoided as far as possible, and where the issue of oral directions becomes unavoidable the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter। तो कभी कभी क्या है, ओरल सबऑर्डिनेट जो सुपीरियर ऑफिसर है उनको सभी समय सबऑर्डिनेट्स को रिटन डायरेक्शन देना चाहिए, ओरल डायरेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। और कभी कभी वो ओरल डायरेक्शंस दे देते हैं और क्योंकि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, मगर उसके बाद ऑफिशियल सुपीरियर को रिटन इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी हम सबऑर्डिनेट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, रिटन इन्फॉर्मेशन देंगे, ओरल डायरेक्शंस नहीं देंगे। मगर कभी कभी क्या है, इन सर्टन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सुपीरियर ऑफिसर्स सिंपली ओरली दे गिव डायरेक्शन to the subordinates, but after that actually again they have given written confirmation। तो ये जो रूल किस रूल में है आप देख लीजिए। रूल 3(1) तो आप जानते हो। तो रूल 3 जो सबसेक्शन 2 और उसका सबसेक्शन III देख लीजिए, इसमें है रूल 3(2)(III)। तो इसका आंसर है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि ईच एंड एवरी टाइम द सुपीरियर ऑफिसर should inform to the subordinates through written basis। Okay, in some unavoidable circumstances they have given oral direction, but after that immediately they give written information। तो रूल 3(2) ये जो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी रूल 3(2) के ऊपर हम देख लेंगे। रूल 3(1) में था इंटीग्रिटी, डिवोशन और नॉट बिकमिंग it means unbecoming of a government servant related। okay, without unbecoming of a government servant 3(1) में था integrity, devotion to duty and without unbecoming of a government servant, ये था नहीं कि। तो ये रूल 3(2) में फर्स्ट वन है सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए है, ये 3I। तो ज़्यादातर ये एप्लीकेबल नहीं है, मगर जो सुपरवाइजरी पोस्ट में है उनके लिए है। तो उनको इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, वेरी ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली और फेयर मैनर काम करना है, और डिवोशन टू ड्यूटी, इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी। और जो सुपरवाइजरी पोस्ट है उनके लिए है। जो सेकेंड आ रहा है II बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। कभी कभी क्या है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है दे शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, दे यूज देयर ओन जजमेंट। मगर कभी कभी क्या है, we are working under authorities, so it means in official matter, basically in official matter we must do work, okay, according to the direction of superior officer। official matter में हमारा जो superior officer है वो जैसे हमको डायरेक्शन देंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मगर उसके अलावा हमको हमारे ऊपर कोई भी any other person they cannot influence us। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड नॉट बी बायस्ड बाय अदर्स, वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। सो ऑलवेज ईच एंड एवरी टाइम वी शुड यूज आवर ओन जजमेंट। और ये इसको ये करना है कि ऑफिशियल मैटर में ईच एंड एवरी टाइम वी मस्ट एमुलेट एंड इमिटेट द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर। उनके अलावा आवर माइंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। ओके, इन बायस मैनर वी शुड नॉट रेंडर आवर वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो ओन जजमेंट में काम करना है, जो दिया है ऑफिशियल ड्यूटी, ओन जजमेंट में काम करना है, बेस्ट जजमेंट लेना है, और अदरवाइज तो ऑफिशियल मैटर में डेफिनेटली हम सुपीरियर ऑफिसर का डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। ये थर्ड पार्ट आ गया, ये इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड था। द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरली बी इन राइटिंग। जब भी हमारा ऑफिशियल सुपीरियर हमको इंफॉर्मेशन देंगे राइटिंग में, ओरल को अवॉइड करना चाहिए। और कभी कभी क्या है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, इट मीन्स दे ओरली इट मीन्स दे हैव गिवन डायरेक्शन टू अस, but after that immediately again they give the same thing written wise। तो ये रूल है, ठीक है। so the direction of the official superior shall ordinarily be in writing। oral direction to subordinates shall be avoided as far as possible where the issue of oral direction becomes unavoidable। the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन था। और उसका जो 4th सेक्शन है 3.2 का, रूल 3.2 का, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिसीव्ड ओरल डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर shall seek confirmation of the same in writing as early as possible whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing। तो यदि गवर्नमेंट जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, यदि वो ओरल जो सुपीरियर ऑफिसर का ओरल डायरेक्शन को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, तो इमीडिएटली वो सीख करना चाहिए, इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करना चाहिए कि मुझे रिटन इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये सुपीरियर अथॉरिटी का भी रोल है कि वो सभी समय जो भी डायरेक्शन देगा सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, वो रिटन में देगा, ठीक है। ये 4th पार्ट है। तो आज मैं 12 MCQs डिस्कस किया और रूल 1 to 5, ओके, पूरा एक्सप्लेनेशन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया। आप अगेन बम्पर MCQ 2 को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें मैं रूल 6 से स्टार्ट करूंगा, कंडक्ट रूल्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड वो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी उसका पॉइंट्स में डिस्कस किया उसको अच्छे से रिमेंबर करना है, ठीक है। सो thank you my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel। आज इतना ही है, थैंक यू।